विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हम देख रहे थे कल एक शंका पूर्व पक्षी ने उठाई थी, उसका समाधान कि विसंवादी प्रवृत्ति जब होती है तो प्रातिभासिक रजत वो भी तो प्रत्यक्ष है ऐसा लगता है। उसके बारे में चर्चा चल रही थी। उसका उत्तर दे रहे थे पृष्ठ 100 इति चेत न तस्या सन्निकृष्टतया प्रत्यक्ष विषयत्व अयोगात्। प्रत्यक्ष का विषय वहाँ नहीं है। प्रत्यक्ष का विषय वहाँ नहीं होने से प्रत्यक्षत्व वहाँ नहीं कहा जा सकता। वो चर्चा चल रही थी। हम 101 पृष्ठ को समाप्त करके 102 में व्याप्ति ज्ञान वो जो पैराग्राफ है वहाँ देखो, शंका के पहले देख लो जरा। व्याप्ति ज्ञान के समय महानसीय धूम और अग्नि का व्याप्य व्यापक भाव गोष्ठगत धूमवत ऐसे कहा गया है। गोष्ठ शब्द गोष्ठ शब्द गायों को रखने की जो जगह है उसको गोष्ठ कहते हैं। तो वेदांत के मत में वहाँ महानस में ज्ञात हुई धूम अग्नि की व्याप्ति से पर्वतीय अग्नि का अनुमान कैसे होता है वो बताते हैं यहाँ। व्याप्ति ज्ञान के समय महानसीय धूम और अग्नि का व्याप्य व्यापक भाव वेदांत के मत में कैसा है। तो जैसे रसोई घर में आपने अग्नि और धूम का व्याप्य व्यापक देखा, फिर गोष्ठगत धूम और अग्नि का व्याप्य व्यापक भाव। गोष्ठगत का अर्थ है कि जहाँ गायों को रखते हैं गाय के तबेले में, ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थानों में उनकी व्याप्ति देखकर धूम और अग्नि के व्याप्य व्यापक भाव का निश्चय होता है।
इस प्रकार प्रथम पृथक पृथक धूम अग्नि के व्याप्य व्यापकत्व का ज्ञान होने पर वह व्यक्ति पर्वतीय धूम अग्नि के व्याप्य व्यापक का अनुमान करती है। यह धूम वन्य व्याप्य है, क्योंकि महानसादि में वैसा अनुभव आता है पृथ्वी व्याप्य गंध के समान। तो यहाँ हमारे मत में कैसे ज्ञान होता है, वेदांत मत में वो बता दिया कि जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका ज्ञान अनुमान से होता है। अब प्रश्न उठाते हैं कि महानस आदि स्थानों में धूम से अग्नि के संबंध का प्रत्यक्षतया ग्रहण किए होने से देशांतरीय और कालांतरीय धूमादि का संबंध उपस्थित न होने से, महानस आदि में जो धूम से अग्नि का संबंध था वो प्रत्यक्ष था, वहाँ कोई देशांतरीय कालांतरीय धूम की उपस्थिति नहीं है, इसलिए धूम वन्य व्याप्य है या नहीं वहाँ संशय नहीं होता। परंतु सामान्य लक्षणा के द्वारा सकल व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर अन्य देशीय तथा भिन्न कालिक वन्य निरूपित व्याप्ति में संदेह होगा। सामान्य लक्षणा का अर्थ है कि जहाँ इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टः, वेदांत अनुमान तर्क के में इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। सामान्य लक्षण मतलब आपने एक सामान्य व्याप्ति बनाई है कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ वन्य। ये सामान्य लक्षणा से सकल व्यक्तियों की उपस्थिति, सकल व्यक्ति का अर्थ है कि जाति है वो सामान्य है और व्यक्ति है वो विशेष है। तो अभी पर्वत वन्य एक विशेष उपस्थिति है, वहाँ आपको ये व्याप्ति लगानी है। तो वहाँ अन्य देशीय और भिन्न कालिक वन्य निरूपित व्याप्ति में संदेह होगा। इसका अर्थ है कि आपने रसोई घर में तो देख लिया कि धूम वन्य इसकी व्याप्य व्यापकता है, आपने गौशाला में देख लिया, लेकिन ये पर्वत में वन्य धूम व्याप्य व्यापक होगा कि नहीं, अगर ऐसा प्रश्न होता है तो उसका समाधान देते हैं। समान प्रकार निश्चयस्य एव संशय विरोधित्वात्, जैसा बड़ा संशय हो वैसा ही उसको काटने के लिए बड़ा निश्चय होना चाहिए। संशय जो वैकल्पिक ज्ञान है, संशय वहाँ होगा जहाँ विकल्प की कोटि बनेगी और एक विकल्प आपको अधिक बलवान लगता है, वहाँ संशय होता है। तो उसके विरोध ही निश्चय ज्ञान होना चाहिए। जैसे दृष्टांत देते हैं कि समझो एक रज्जु है, अब रज्जु में वहाँ उदक धारा भी हो सकती है, दंड भी हो सकता है और सर्प भी हो सकता है। तो अभी आप कहते हो कि चूंकि इस स्थान पर सर्प अधिक है, क्योंकि वो मैंने हिलता हुआ देखा, इसलिए वो सर्प होने का वहाँ अधिक चांस तो अंग्रेजी हो गया, वहाँ सर्प होने की संभावना अधिक है। तो ये संशय हो जाता है कि विकल्प 3 थे, दंड भी हो सकता है, उदक धारा भी हो सकती है, सर्प भी हो सकती है, लेकिन सर्प के होने की संभावना अधिक होने से अब ये संशय बन गया। वैसे तो समान प्रकार निश्चय में ही संशय विरोधित्व रहता है कि जितनी संभावना रज्जु की है उतनी ही दृढ़ संभावना अगर आपको सर्प की लगती है तब वो संशय होगा, और उसको काटने के लिए फिर वैसा ही निश्चय चाहिए कि नहीं ये सर्प नहीं है। तो जब तक उतना दृढ़ निश्चय नहीं होगा आप उस संशय को नहीं काट पाओगे। इसलिए जगत मिथ्या है, ये अगर आपको यहाँ संशय लगता है कि नहीं जगत मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कुछ व्याप्ति है, कुछ अनुभूति है, तो उसको काटने के लिए उतना ही दृढ़ निश्चय ज्ञान चाहिए आपको। अगर उतना दृढ़ निश्चय ज्ञान नहीं होगा तो भ्रमक ज्ञान कटेगा नहीं।
प्रत्यक्ष हुए धूम अग्नि के संबंध का निश्चय होने पर वह निश्चय प्रत्यक्ष हुए धूम अग्नि की व्याप्ति में संदेह होने नहीं देगा, अर्थात उसका विरोध करेगा। अप्रत्यक्ष रहने वाले धूमाग्नि की व्याप्ति में होने वाले संशय को वो नहीं रोक सकता। प्रत्यक्ष धूम अग्नि की एक बार व्याप्ति हुई है अच्छी, तो वो प्रत्यक्ष धूम अग्नि की व्याप्ति में संदेह नहीं आने देगा। लेकिन जब अप्रत्यक्ष अंतर है देशांतरीय और कालांतरीय धूमाग्नि की व्याप्ति में संशय होगा, तो उस संशय को काटने के लिए फिर आपको निश्चय ज्ञान चाहिए। पहले कह चुके हैं कि अलौकिक सन्निकर्ष सामान्यात्मक है या ज्ञान रूप है, ये विकल्प कर उसमें कोई प्रमाण नहीं है। पहले पक्ष में सन्निकृष्ट धूमादि ही प्रत्यक्ष का विषय होता है। धूम मात्र सर्वधूम सार्वदेशिक और सार्वकालिक धूम प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होता। सभी जगह की धूम प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होती जब आप व्याप्ति बनाते हो। इसलिए सामान्य प्रत्याशक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सामान्य प्रत्याशक्ति का अर्थ है सन्निकर्ष, कि हर समय वहाँ सभी प्रकार का सन्निकर्ष हो फिर ही व्याप्ति बनेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। महाराज जी तो कहते हैं एक बार भी अगर ठीक ठीक ज्ञान हो गया तो व्याप्ति आप बना सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार में तो व्याप्ति इतनी दृढ़ नहीं होती, इसलिए यत्र यत्र दो बार प्रयोग करते हैं ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो अनेक समय अगर आपने वो सहचार देखा है तब वो आपकी व्याप्ति बनेगी। अब ज्ञान रूप अलौकिक सन्निकर्ष के पक्ष में परिहार करते हैं न च ज्ञानम आदि ग्रंथ से। भ्रांति ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में ज्ञान ही प्रत्याशक्ति है। जब भ्रांति प्रत्यक्ष होती है उसमें क्या होता है, विषय जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, केवल विषय का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है ना। ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में ज्ञान ही प्रत्याशक्ति है, यह कथन अनुचित है। अब ये इसको यहाँ प्रश्न उठाते हैं। शुक्ति रजत में ज्ञान सन्निकर्ष के होने में कोई प्रमाण नहीं है। शुक्ति रजत में ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रांत ज्ञान के रजत आदि विषयों से ज्ञान सन्निकर्ष के मानने में दोष है। जो ज्ञान नहीं है उसको आप ज्ञान इस शब्द में नहीं घटाओगे। मतलब जब हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान तो वहाँ भ्रम को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान लक्षण में नहीं घटता। तथा च ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से ही अनुमिति अज्ञादि पदार्थों को प्रत्यक्षत्व प्राप्त होगा। जहाँ ज्ञान में प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष नहीं होगा तो वहाँ फिर अनुमिति, ऐसे जैसे वन्नी है, तो वन्नी के विषय में आप कहते हो कि पर्वत में जो वन्नी है वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वन्नी का जो ज्ञान है वो तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो तो आपके अंतःकरण में ही हो रहा है। तो उसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण कहोगे कि अनुमान प्रमाण कहोगे, अनुमिति कहोगे? तो हम उस ज्ञान को अनुमिति कहेंगे। हालांकि वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन चूंकि विषय अप्रत्यक्ष है इसलिए ज्ञान भी अनुमिति कहा जाएगा और वो वन्नी है वो अनुमित होगी। वो बताया है हाँ कि अगर आप वैसा नहीं मानोगे तो क्या होगा, अनुमिति अग्नि पदार्थों को प्रत्यक्षत्व प्राप्त हो जाएगा। अनुमिति जो है अग्नि की, उन सबको पदार्थों को भी प्रत्यक्षत्व प्राप्त हुआ और ज्ञान रूप सन्निकर्ष से पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगने पर अनुमान आदि अन्य प्रमाणों का उच्छेद होने का प्रसंग आएगा।
कारण अलौकिक प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति ज्ञान की सामग्री से लाघव के कारण बलवती है। अलौकिक प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति ज्ञान की सामग्री से लाघव के कारण बलवती है। अभी इस पर शंका कर रहे हैं और फिर उसका समाधान करेंगे। अलौकिक प्रत्यक्ष मतलब ये जो रजत जिसको आप अनिर्वचनीय कहते हो, उसी को यहाँ अभी तो अलौकिक कहते हैं। अलौकिक का अर्थ ये है, देखो लौकिक का अर्थ है कि जो व्यावहारिक सत्ता वाला है, और लौकिक का अर्थ है कि जो व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं है। अब इसमें जो प्रातिभाषिक रजत है उसको भी अलौकिक कह सकते हो, और समझो कोई योगी ने एक अपनी माया से वहाँ चांदी खड़ी कर दी, वो भी अलौकिक है क्योंकि वो उसके योग बल से है। तो जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा मायावीव विजृंभयति महायोगी इव, तो जैसे मायावी इव या मायावी जैसे करता है, और महायोगी, मायावी का अर्थ है जादूगर, तो जादूगर भी कर सकता है, या कोई योगी अपने तपोबल से करता है, ये सब अलौकिक है। तो वो भी, तो यहाँ ये कहते हैं कि अनुमिति ज्ञान तो अलग है, उसको छोड़ो, लेकिन ये कुछ अलग है। क्या? शुक्ति में जो रजत भास रही है जो अलौकिक है, तो उस पर अभी शंका कर रहे हैं। ननु रजतोत्पादकानां रजतावयवानाम एक शब्द होगा, हाँ, अभावे शुक्तौ कथम तव अपि रजतम उत्पद्यते इति चेत, रजत के जो उत्पादक हैं, कौन सी रजत? शुक्ति वाली रजत। शुक्ति में जो रजत उत्पत्ति हो रही है उसकी उत्पत्ति करने में रजत के जो अवयव हैं उनका अभाव है। रजत अवयवानाम अभावे, क्योंकि वहाँ चांदी को उत्पन्न करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो है नहीं। तो शुक्तौ कथम तव अपि रजतम उत्पद्यते, तुम्हारे मत में, मतलब तार्किक वेदांती को पूछ रहा है कि तुम्हारे मत में ये वहाँ आप कहते हो कि अलौकिक रजत की उत्पत्ति होती है, अनिर्वचनीय रजत की, और वहाँ रजत को उत्पन्न करने के लिए क्या है जिससे वहाँ शुक्ति में रजत हो गई? क्योंकि लोगों की समझ तो ये है कि चांदी को उत्पन्न करने के लिए कुछ उसका उपादान चाहिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। उच्यते, बोलते हैं यहाँ लोक सिद्ध सामग्री नहीं चाहिए, नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजत उत्पादिका किंतु विलक्षणा एवं। जो लोक प्रसिद्ध सामग्री है जिससे चांदी मिलती है, जब चांदी का कुछ टुकड़ा होगा या ऐसा जिसको घिस घिस के फिर चांदी बनाते हैं, यहाँ उसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ हम शुक्तिका से ही विलक्षण प्रक्रिया से चांदी का उत्पादन कर सकते हैं। ये क्यों ये चर्चा चल रही है? क्योंकि तार्किक ने कहा कि उसकी अन्यथा ख्याति है, तो वो क्या कहते हैं कि अन्यथा जो रजत है उसको आप, मतलब अन्य देश अन्य काल में जो रजत है उसको आप यहाँ देख रहे हो, इसलिए वो नहीं मानते कि यहाँ रजत की उत्पत्ति हुई है। हम कहते हैं कि यहाँ एक नई रजत उत्पन्न हुई है जो अलग सत्ता में है, प्रातिभाषिक सत्ता। अभी हमारी समस्या बाकी सारे दर्शनों के साथ ये है कि वो किसी ने तीन सत्ता नहीं मानी है, वो सारे केवल दो ही सत्ता मानते हैं, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक। हम तीन सत्ता मानते हैं, तो इसलिए हम पारमार्थिक सत्ता के जब चिंतन करते हैं तो हमारे पास दृष्टांत है, उनके पास ऐसे कोई दृष्टांत नहीं बनते। देखो यहाँ कैसे बताते हैं। अभी रजतोत्पादक भ्रांत रजत को उत्पन्न करने वाले रजत अवयवों के अभाव होने पर शुक्ति में रजतोत्पत्ति आपके पक्ष में भी कैसे हो सकती है, कैसे हो सकेगी?
यदि पूछो, मतलब अगर ये पूछते हैं वादी, तो सिद्धांत कहते हैं सत्य रजत की लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभासिक रजत की उत्पादिका नहीं है। मतलब लोक सिद्ध रजत सामग्री भ्रांत रजत को पैदा नहीं करती, अपितु प्रातिभासिक रजत को उत्पन्न करने वाली सामग्री लोक सिद्ध सामग्री से अत्यंत विलक्षण है। अब उसका विवरण करते हैं। ज्ञान में प्रत्यासत्तित्व है ऐसा मानने पर वन्यादिकों के प्रत्यक्ष होने का प्रसंग प्राप्त होता है और उससे अनुमानादि अन्य प्रमाणों का उच्छेद होने का प्रसंग आता है। यह दोष आप वेदांती हम पर तार्किकों पर देते हैं, परंतु शुक्ति रजत स्थल में अपूर्व रजत की उत्पत्ति होती है। शुक्ति रजत स्थल में एक अपूर्व रजत की उत्पत्ति होती है। यह तुम्हारा वेदांतियों का पक्ष भी असंगत है, क्योंकि रजत के उपादान कारण लौकिक रजत अवयवों का शुक्ति में अभाव होने पर, रजत के लौकिक रजत है उसका वहाँ अभाव होने पर भी शुक्ति में रजत उत्पादक अलौकिक अवयवों का ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु अलौकिक अवयवों को भ्रांत रजत का उत्पादन मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा वो पूछते हैं। तो भी उत्तर देते हैं। अभी इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ये बताएंगे कि रजत उत्पत्ति में 3 प्रकार की चीज़ें हैं। एक है प्रमाता में दोष हो सकता है, दूसरा है प्रमेय में कुछ सादृश्य हो सकता है, और तीसरा है कि आपने प्रमाण का ठीक उपयोग नहीं किया है। तो प्रमाता में भी दोष हो सकते हैं, प्रमेय में सादृश्य दोष हो सकता है, और प्रमाण के उपयोग में दोष हो सकता है। तो किसी भी कारण से आपकी प्रमा खंडित हो सकती है। मतलब प्रमा में दोष के लिए तीनों में से कहीं एक में भी दोष आ जाए तो संभव है। शुक्ति में रजत के अलौकिक अवयव यदि न हो तो उसकी उत्पत्ति का ही असंभव होगा, मतलब उसकी उत्पत्ति असंभव होगी शुक्ति में अगर अलौकिक अवयव न हो रजत के लिए। परंतु जबकि शुक्ति में रजत का प्रत्यय होता है, अनुभव होता है, तब शुक्ति में अनिर्वचनीय रजतोत्पत्ति को पारिशेष न्याय से मानना आवश्यक हो जाता है। पारिशेष न्याय से कि आप और किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे ये बाकी 4 ख्यातियाँ हैं, आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति और अन्यथा ख्याति। ये 4 को जब आप नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन वहाँ रजत तो दिख रही है, उसको नकार नहीं सकते, इसलिए पारिशेष न्याय से अनिर्वचनीय रजत की स्वीकृति आपको करनी पड़ेगी। तन्निमित्त भ्रांत रजत को उत्पन्न करने वाली सामग्री का भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तो वहाँ सामग्री भी होगी। सामग्री क्या है? अविद्या है वहाँ। सिवाय शुक्ति में लौकिक उपादान का अभाव होने से रजत की उत्पत्ति का संभव नहीं है, यह कहना आपका कथन ठीक नहीं है। आपने कहा कि वहाँ लौकिक उपादान नहीं है, क्योंकि उपादान और उपादेय दोनों में सादृश्य होना चाहिए, यह नियम है। इस कारण अलौकिक रजत के उत्पन्न होने में लौकिक सामग्री की अपेक्षा नहीं होती, किंतु अलौकिक रजत को अलौकिक सामग्री की अपेक्षा होती है। क्योंकि अलौकिक है तो भाई अलौकिक सामग्री मिल जाएगी आपको वहाँ। अतः लोक सिद्ध रजत सामग्री प्रातिभासिक रजत की उत्पादिका नहीं होती। लौकिक सामग्री से भिन्न सामग्री का अभाव रहने पर प्रातिभासिक रजत की सामग्री कौन सी है, अगर आप ये पूछते हैं तो हम बताते हैं कि जैसे प्रातिभासिक रजत लौकिक रजत से विलक्षण है, उसी प्रकार उसकी उत्पादिका सामग्री भी लोक प्रसिद्ध सामग्री से विलक्षण है। अब वो देखो क्या है। तथा ही काच कामलादि दोष दूषित लोचनस्य पुरोवर्ती
द्रव्य संयोगादि इदमाकार चाकचिक्याकारा काचिद अंतःकरण वृत्तिरुदेति तस्यां च वृत्ताविदमवच्छिन्नं चैतन्यं प्रतिबिंबते तत्र पूर्वोक्तरीत्या वृत्तेर्निर्गमनेन इदमवच्छिन्नं चैतन्यं वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यं चाभिन्नं भवति ततश्च प्रमातृचैतन्याभिन्न विषय चैतन्यनिष्ठा शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सद्रीचीना काचादि दोषम अवहिता रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते। क्या बढ़िया वाक्य लिख देते हैं ये। तथा ही काच कामलादि दोष दूषित लोचनस्य पुरुषस्य, ये काच कामलादि दोष दूषित लोचन वाला कौन है? पुरुष, प्रमाता। तो ये प्रमाता का विशेषण है। काच कामल, ये मतलब उसकी आँखों में कुछ दोष है, कोई रोग है। जैसे एक तो है ये पीलिया जिसको बोलते हैं, पीलिया जॉन्डिस, और दूसरा है कि आपकी आँखों के ऊपर वो क्या हो जाता है, जिसने चंद्रमा नहीं, उसके लिए उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। हाँ, उसको ये लोग काच कहते हैं। काच कामलादि दोष दूषित लोचनस्य पुरुषस्य पुरोवर्ती, तो ये प्रमातु हो गया। प्रमातुः पुरोवर्ती द्रव्य संयोगादि इदमाकारा। पुरोवर्ती द्रव्य, सामने जो एक द्रव्य है शुक्ति का या जो भी द्रव्य है, उसके साथ संयोग होने से इदम आकार एक बुद्धि बनती है। अब वो शुक्ति है, उसमें क्या है? चाकचिक्य है। चाकचिक्य का अर्थ है कि वो चमकने वाली चीज़ है, तो वहाँ चमक हो रही है, तो वो सादृश्य है। तो देखो, प्रमाता में भी दोष हुआ और प्रमेय में सादृश्य है कि चाकचिक्य है। अगर चाकचिक्य नहीं होता तो आप उसको चांदी है ऐसा नहीं समझते, वो पत्थर जैसे ही दिखता। तो चाकचिक्याकारा काचिद अंतःकरण वृत्ति ही उदेती, तो एक अंतःकरण में वृत्ति उठती है। फिर क्या होता है? उस वृत्ति में तस्याम च वृत्तौ इदमवच्छिन्नम चैतन्यम प्रतिबिंबते। वहाँ क्या होता है? एक इदमाकार चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। अभी ये 1 नंबर टिप्पणी पहले देख लो, फिर आगे बढ़ते। पारमार्थिक रजतात् शुक्ति रजतम यदि विलक्षणम चेत कथम तस्य इदम रजतम इति रजत भावेन व्यवहार है। कि पारमार्थिक रजत से ये शुक्ति रजत अगर विलक्षण है, भिन्न है, तो वहाँ इदम रजत ऐसे क्यों कहते हैं? वो रजत है ही नहीं, तो उसको इदम रजतम ऐसे कैसे आप कह सकते हो? न खलु घट विलक्षण पटः घट भावेन व्यवह्रियते। वो आशंका करते हैं कि जो पट है वो घट से अत्यंत विलक्षण है, तो उसको आप पट को अयम घट है ऐसे कभी नहीं कहते। तो शुक्ति को इदम रजतम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इति आशंकां निरसतुं कारण वैलक्षण्यम प्रदर्शयति तथा ही इति। तो अभी उसका समाधान करते हैं कि कैसे होता है। प्रातिभासिक उत्पत्तौ काचादि दोषाः निमित्त कारणम। ये जो काचादि दोष है वो क्या है? निमित्त कारण है। क्योंकि उत्पत्ति में आपको निमित्त कारण चाहिए और उपादान कारण दोनों चाहिए। तो यहाँ निमित्त कारण क्या है? ये निमित्त बनते हैं काचादि दोष। काचो नेत्र रोग विशेष, एक प्रकार का नेत्र का दोष है। तेन काचः, ये करणगतो दोषः।
आदिपदेन विषयगत दोषस्य सादृश्यादेः। विषयगत जो दोष है वो क्या है, बोले सादृश्य है, वो उसका दोष है प्रमेय में। और प्रमाता में क्या है, प्रमात्रगतस्य दोषस्य रागादेः परिग्रह। और प्रमाता है वो रागी है, क्योंकि उसको चांदी देखनी है, मतलब उसके मन में कुछ चमक का विचार है, उसको कुछ लाभ चाहिए, बिना मेहनत किए कुछ मिल जाए चमकता हुआ, ऐसा है ये प्रमाता। तो उसको जहाँ गंगा किनारे जाएगा तो क्या दिखेगा, चांदी दिखेगी। प्रमात्रगतस्य दोषस्य रागादेः परिग्रह। तो 3 दोष हो गए, एक करण में दोष, एक विषय में दोष, एक प्रमाता में दोष। करण का जो दोष है वहाँ कुछ रोग हुआ है आपको। विषय में दोष है सादृश्य, प्रमाता में दोष है राग आदि। दोषस्तावत् अधिष्ठान अध्यस्यमानयोः भेदग्रहे प्रतिबंधको भवति। दोष के कारण क्या होता है, तीनों में से कोई भी एक दोष अधिष्ठान अध्यस के भेद का ग्रहण करने में प्रतिबंध हो जाता है। क्या बढ़िया लिखा है, देखो कि अधिष्ठान और अध्यस्त जो है, इनका जो भेद है वो आपको नहीं समझ में आता, ये प्रतिबंध खड़ा करता है दोष। तो इसी प्रकार ब्रह्म और जगत, ब्रह्म और नाम रूप, दृष्टा और अहंकार, इसमें भेद ज्ञान अगर मुझे नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है वहाँ कोई प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है, कहीं ना कहीं कुछ दोष है। तो प्रमाता है, उसमें अविद्या दोष हो सकता है एक। दूसरा सादृश्य है, तो जैसे आत्मा और अहंकार में सादृश्य है, दोनों में प्रत्यक्त्व है, बोधृत्व है, सूक्ष्मत्व है। तो सादृश्य के कारण आपको यही लगता है कि मैं तो अहंकारी ही हूँ, क्योंकि वो दोनों समान जैसे ही वर्तन करते हैं। और फिर प्रमाण में दोष का अर्थ है कि प्रमाण के उपयोग में दोष। अगर आपने शास्त्र प्रमाण जो है उसका ठीक ठीक उपयोग करना नहीं सीखा तो ये प्रतिबंध का कारण होते हैं। अधिष्ठान अध्यस्यमानयोः भेदग्रहे प्रतिबंधको भवति। संप्रयोग रूपम कारणांतरम प्रदर्शयितुं पूर्ववर्ती द्रव्येति। फिर उसका प्रयोग ये पूर्ववर्ती द्रव्य इस दृष्टांत में बताते हैं। सादृश्यम क्या है, सादृश्यम तावत् सोपाधिक अध्यास संप्रति कारणम न भवति, तथापि निरूपाधिक अध्यास संप्रति ये तस्य कारणत्वं स्वीकुर्वन्ति तान् प्रति सादृश्य सद्भावं प्रदर्शयति चाकचिक्याकारा इति। कि कोई ऐसे हैं जो सादृश्य का प्रसंग क्यों आया है, सोपाधिक अध्यास और निरूपाधिक अध्यास। सोपाधिक अध्यास संप्रति वो कहते हैं कि वो कारण नहीं बनेगा, निरूपाधिक अध्यास जो है वही कारण बनेगा। निरूपाधिक अध्यास संप्रति, संप्रति का अर्थ है संप्रति मतलब आप ये हिंदी में बोलते हैं ऐसे संप्रति, तो मैं आपको इसका ठीक अर्थ बताने का ट्राई करता हूँ। संप्रति इस समय, ऐसे यहाँ तो ऐसे दिया है। नहीं, संप्रति बोलते हैं, संस्कृत तो चल रहा है। संप्रति, संप्रति मतलब कि इस विषय में, ऐसे समझो आप। वो ऐसे समझ सकते हो। हाँ, तो वो कोई ऐसे हैं जो कहते हैं कि निरूपाधिक अध्यास संप्रति ये तस्य कारणत्वं स्वीकुर्वन्ति,
कि इस संदर्भ में केवल निरुपाधिक अध्यास हो सकता है, सोपाधिक अध्यास नहीं हो सकता। तो उनको कहते हैं तान प्रति, उनके लिए ये उत्तर देते हैं कि सादृश्य सद्भावम प्रदर्शयति, कि सोपाधिक अध्यास मतलब जहाँ कुछ सादृश्य है तो वो फिर उसकी उपाधि बनेगी, तब सोपाधिक अध्यास हो सकता है। नैयायिकाः सिद्धांत एकदेशिनश्च सादृश्यस्य अध्यास हेतुत्वं वदन्ति, किंतु विवरणकाराः तस्य अध्यास हेतुत्वं न स्वीकुर्वन्ति। ये प्रसंग केवल इसलिए आया है क्योंकि विवरणकार के मत में सादृश्य अध्यास का हेतु नहीं है। इसका अर्थ क्या वो कहते हैं कि बिना सादृश्य के भी अध्यास हो सकता है। ये सब सिद्धांत लेश संग्रह में इसकी चर्चा होती है कि जैसे एक शंख है, सफ़ेद शंख है, और अगर आपको पीलिया हो गया है, आपके नेत्र में रोग है, तो आपको शंख कैसा दिखेगा? पीला दिखेगा। अभी वहाँ सादृश्य कहाँ है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक के बदले आपने दूसरी चीज़ ली है, लेकिन एक में ही आपको भ्रम हो गया। तो बिना सादृश्य के भी भ्रम हो सकता है, ऐसा विवरणकार का कहना है। लेकिन नैयायिक और सिद्धांत एकदेशी, सिद्धांत एकदेश मतलब विवरणकार मत को छोड़ के बाकी मत में, जैसे भामती आदि, वो सादृश्य को अध्यास का हेतु स्वीकार करते हैं। अब ऊपर आ जाओ वाक्य में। तो वहाँ कहा कि ये जो इदमाकार अंतःकरण वृत्ति है, वहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। तत्र पूर्वोक्त रीत्या वृत्तेः निर्गमनेन, फिर क्या होता है? ये वृत्ति बाहर जाती है, निर्गमन होता है। और वहाँ क्या होगा? इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम, वृत्ति अवच्छिन्नम चैतन्यम और प्रमातृ अवच्छिन्नम चैतन्यम, ये तीनों एक हो जाते हैं। इदम अवच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमेय अवच्छिन्न, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य, और प्रमातृ अवच्छिन्न चैतन्य, ये तीनों, या प्रमातृ चैतन्य, ये तीनों एक हो जाते हैं। फिर क्या होगा? ततश्च प्रमातृ चैतन्याभिन्न विषय चैतन्य निष्ठा अविद्या, ये अभी अविद्या का विशेषण देते हैं। देखो कौन सी अविद्या के बारे में बोल रहे हैं? प्रमातृ चैतन्याभिन्न विषय चैतन्य निष्ठा अविद्या। और वो कैसी है? शुक्तिकत्व प्रकारिका, मतलब ऐसी अविद्या। देखो अविद्या तो अनंत है, मूला विद्या अनंत है, तो उस मूला विद्या में शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या, मतलब इस समय जहाँ शुक्ति है वहाँ अविद्या का हम विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सारी अविद्या के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहना होगा कि कौन सी अविद्या है ये? तो बोले शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या है। और वो कहाँ रहती, कहाँ है वो? बोले प्रमातृ चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठ है, मतलब वो शुक्ति में निष्ठ है। लेकिन वो शुक्ति कैसी है? प्रमातृ चैतन्य अभिन्न शुक्ति, उस चैतन्य में निष्ठ है। मतलब कहाँ है वो? उस अविद्या ने, देखो सारी सृष्टि अविद्या की ही है, लेकिन अभी हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जो अविद्या ने केवल शुक्ति को ढक के रखा है, हम केवल उस अविद्या की बात कर रहे हैं। तो प्रमातृ चैतन्य से अभिन्न जो शुक्ति है, वहाँ जो चैतन्य है वो विषय चैतन्य, जो प्रमाता चैतन्य से अभिन्न है, उस शुक्ति में निष्ठ अविद्या है। केवल उसी आवरण का भंग होगा। जब ज्ञान होगा तो केवल उतनी अविद्या का नाश होने वाला है, सारी अविद्या का नाश नहीं होगा। तो जब घट अज्ञान रहता है तो वो क्या होगा? प्रमातृ अवच्छिन्न चैतन्य तद अभिन्न घट चैतन्य निष्ठ अविद्या होगी।
तो जब घट का ज्ञान हो जाएगा तो केवल घट के बारे में जो अविद्या है उसका नाश होगा, सारी अविद्या का नाश नहीं होता। प्रमात्र चैतन्याभिन्न विषय चैतन्य निष्ठा शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृचिना। अभी वहाँ क्या होता है, चाकचिक्य आदि सादृश्य है, क्योंकि वो शुक्ति चाकचिक्य वाली है, तो वो चांदी के जैसे सादृश्य है वहाँ, इसलिए चांदी का भ्रम हो जाता है। सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित, समुद्बोधित मतलब सहचारी सहकारी, ये सहकारी कारण हो जाएगा। एक हो गया निमित्त, अब ये सहकारी, सहकारी कारण क्या है कि आपके संस्कार तो बहुत चीज़ों के हैं, लेकिन इस समय क्या हुआ, केवल रजत के संस्कार उद्बोधित हो रहे हैं। दुनिया भर के संस्कार पड़े हुए हैं अंतःकरण में, लेकिन सब संस्कार का उद्बोधन नहीं होता। तो ये सहकारी कारण है कि उस समय आपको केवल रजत की याद आई। या जैसे समझो आप गंगा किनारे चल रहे हो और दूर से किसी कोई गेरू वस्त्र में कोई स्वामी जा रहे हैं, स्वामी या स्वामिनी माता जी, तो आपने किसी को देखा और दूर से तो आपको लगता है अच्छा वो ये उनके जैसे दिखते हैं जो स्वामी आपने कहीं पहले देखे हो, वैसी ही रुद्राक्ष माँ पीछे से दिख रहे हैं शायद समझो, तो आपको केवल उन्हीं के संस्कार का उद्बोधन होगा, जो वहाँ या तो भ्रम होगा या प्रमा होगी, वो तो बाद में पता चलेगा। तो हमको इतने सारे संस्कार हैं, लेकिन जो सादृश्य वाला संस्कार है केवल वही जागृत होता है। कहने का अर्थ यहाँ ये, क्योंकि उस समय आपने गेरू वस्त्र किसी को देख लिए, तो जब वो कषाय वस्त्रम कहते हैं दूसरे दक्षिण वगैरह में, तो कषाय या गेरू वस्त्र जब आप देखते हो तो आपको केवल वहीं के संस्कार उद्बुद्ध हो। आपने तो इतने लोगों को देखा है, लेकिन सबके संस्कार नहीं होते ऐसे। तो संदर्शन मतलब सम्यक दर्शन, चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृचीना, रजत संस्कार के द्वारा काचादि दोषम अवहिता। अब ये काचादि दोष से अवहित ढका हुआ, तो काचादि दोष का भी वहाँ कारण उसका उपयोग भी हो जाता है। काचादि दोषम अवहिता रजत रूपार्थाकारेण, देखो इसको अभी थोड़ा ठीक से समझ लो, रजत रूप अर्थाकारेण रजत ज्ञान आभासकारेण च, तो यहाँ क्या होता है, रजत अज्ञान आभासकारेण च आकारेण च परिणमते। क्रिया क्या है, और क्रिया का विषय क्या है, कर्ता कौन है? प्रमाता परिणामते, प्रमाता का परिणाम होता है। यहाँ व्यक्ति कहाँ लिखा है वाक्य में? दोषम अवहिता वृत्ति नहीं, यहाँ पर ये वृत्ति का परिणाम प्रातिभाषिक रजत का जो ज्ञान होता है वो अंतःकरण वृत्ति का परिणाम है, ऐसा कहाँ कि हमने देखा अभी तक? अविद्या परिणामते, देखो अविद्या शब्द है ना वाक्य में, का परिणामते, अविद्या परिणामते, ठीक है। फिर
प्रश्न ये है कि किम आकारेण परिणमते, तो दो आकार बताएं। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या होता है यहाँ, एक अर्थाध्यास होता है और एक ज्ञानाध्यास होता है। देखो, रजत रूप अर्थ आकारण, ये है अर्थाध्यास, और रजत ज्ञान आभास आकारण, ये है ज्ञानाध्यास। तो अविद्या में अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, ये दो अध्यास होते हैं। ये ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में इस पर चर्चा हुई है, ठीक है। रजत रूप अर्थाकारेण और रजत ज्ञान आभासाकारेण च परिणमते। तो अर्थाध्यास का अर्थ क्या है कि वहाँ रजत नहीं है, लेकिन रजत नाम की एक वस्तु उत्पन्न हुई, ये क्या है, अर्थाध्यास। और ज्ञानाध्यास क्या है कि उस रजत का फिर ज्ञान हुआ, जो कि नहीं है, रजत नहीं है, उसका ज्ञान होना, ये है ज्ञानाध्यास। तो दो चीज़ उत्पन्न हो जाती है, वस्तु भी और उसका ज्ञान भी, ठीक है। सदृचीना इस शब्द का अर्थ है कि उसके साथ युक्त होकर, रजत संस्कार से युक्त होकर। अभी ये हिंदी पढ़ो तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा। काच कामलादि नेत्र दोषों से दूषित नेत्र वाले व्यक्ति के चक्षुर इंद्रिय का सामने रहने वाले द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष हो जाने से, चक्षुर इंद्रिय का सामने रहने वाले द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष हो जाने से इदमाकार, यह इस आकार की चाकचिक्याकार कोई विशिष्ट अंतःकरण वृत्ति उदित होती है। देखो, ये विशिष्ट अंतःकरण वृत्ति जो है ना, ये केवल इदम आकार वृत्ति है। वो पहले बताया, पहले वाक्य में आ गया वो, पूर्ववर्ती द्रव्य संयोग आदि इदमाकारा चाकचिक्याकारा काचिद अंतःकरण वृत्ति ही उदेति। तो अंतःकरण वृत्ति में क्या है, अंतःकरण वृत्ति का विषय क्या है, कहाँ लिखा है उस वाक्य में? नहीं, इदम आकार। अंतःकरण वृत्ति का विषय है इदम, और अविद्या वृत्ति का विषय क्या होगा, रजतम। तो अंतःकरण वृत्ति आपको कहेगी इदम और अविद्या वृत्ति कहेगी रजतम। तो आपको ज्ञान क्या होता है अध्यास के कारण, इदम रजतम। लेकिन यहाँ दो वृत्तियाँ बन गई है, एक इदम वृत्ति है अंतःकरण वृत्ति, और एक रजत वृत्ति है प्रातिभाषिक रजत वृत्ति, जो अविद्या के कारण है। वो आए, हाँ क्या, हाँ इदम वृत्ति में सत्ताध्यास नहीं है, क्योंकि इदम वृत्ति जो है वो तो ज्ञान है आपका, वहाँ अध्यास नहीं है। क्योंकि अभी चलो आपने प्रश्न उठाया है तो मैं इसका समाधान करता हूँ। वैसे वो आएगा शायद बाद में, कि आप वो जो शुक्ति में रजत देखते हो, ठीक है, तो शुक्ति में रजत आप आँख से देखते हो कि अविद्या से देखते हो? हाँ, तो मतलब दोनों चाहिए आपको। तो नेत्र से जो आप देखते हो वो नेत्र प्रमाण बनता है इदम का ज्ञान देने के लिए, कि यहाँ कुछ चीज़ है,
उसके बिना तो आपको भ्रम होगा नहीं। तो इदम का जो ज्ञान है वो तो ठीक ज्ञान है, वो वहाँ अध्यास नहीं हुआ है, तो इसलिए वहाँ सत्ताध्यास नहीं कह सकते। केवल रजत जो है वहाँ अध्यास हो रहा है। तो वहाँ आप वास्तव में जो अर्थाध्यास हम कहते हैं ना, वही सत्ताध्यास है। क्योंकि जहाँ अर्थ नहीं है वहाँ अर्थ देखना, मतलब जिसकी अपनी सत्ता नहीं है उसको सत्ता देना। तो चांदी की सत्ता नहीं है लेकिन उसको सत्ता मिल जाती है। अच्छा, अभी इसको पढ़ो ज़रा जल्दी। हाँ, कांच कामलादि नेत्र दोषों से दूषित नेत्र वाले व्यक्ति के चक्षुरिंद्रिय का सामने रहने वाले द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष हो जाने से इदमाकार, यह इस आकार की चाक चिक्याकार चकचकित आकार की कोई सी विशिष्ट अंतःकरण वृत्ति उदित होती है। उस वृत्ति में इदम, यह इस विषय से अवच्छिन्न हुआ चैतन्य प्रतिबिंब होता है। इदम से अवच्छिन्न एक चैतन्य वहाँ प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार उस उत्पन्न हुई वृत्ति में चैतन्य के प्रतिबिंबित होने पर उपर्युक्त तड़ागोदक न्याय से वृत्ति बाहर पड़ती है। ये वृत्ति का बहिर्निर्गमन, जिससे इदम अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, ये त्रिविध चैतन्य अभिन्न हो जाते हैं और फिर ज्ञान होता है। इस प्रकार त्रिविध चैतन्य का अभेद होने पर प्रमात्र चैतन्याभिन्न जो विषय चैतन्य तन्निष्ठ जो शुक्तित्व प्रकार का अविद्या, वही रजत रूप अर्थाकार से अविद्या ही परिणत होती है। रजत रूप अर्थाकार से और रजत ज्ञान आकार से परिणत होती है। और चाक चिक्यादि चकचकित पना वगैरह रूप सादृश्य के दर्शन से जागृत होने वाले रजत संस्कार रूप सामग्री का वो क्या करते हैं, उस रूप सादृश्य से एक संस्कार जागृत होते हैं। जागृत होने वाले रजत संस्कार रूप सामग्री का ही उस अविद्या को सहाय रहता है, वो सहकारी होते हैं। और काच कामलादि दोष भी उस अविद्या में होते हैं, सहकारी होते हैं। ऐसे समझो, उस अविद्या में काच कामलादि दोष भी सहकारी होते हैं, जिससे वह रजत अविद्या रूप अर्थाकार से और रजत ज्ञानाभासाकार से परिणत होती है। जिससे वह का अर्थ है अविद्या। यहाँ इन्होंने रजत के लिए अविद्या लिखा है, आप समझ लो वह अविद्या रजत रूप अर्थाकार से और रजत ज्ञानाभासाकार से परिणत होती है। अब इसका विवरण करते हैं। प्रातिभासिक रजत को पैदा करने वाली रजत सामग्री लौकिक रजत की सामग्री से विलक्षण होती है। वह कौन सी है? बोले अविद्या है। परंतु आकाशादि भूतों की उपादान भूत अविद्या से यह अविद्या विलक्षण है, क्योंकि आकाशादि को की उपादान भूत तो मूलाविद्या है, वो केवल चिन्मात्र के आश्रय रहती है। चिन्मात्र ही उसका विषय रहता है और वह निर्विकल्प ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। परंतु यह मूला विद्या, यह तूला विद्या शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य के आश्रित रहती है। वो क्या करती है? वो शुक्ति को ढकती है। रजत से भिन्न जो शुक्ति तन्निष्ठ जो शुक्तित्व वही उसका विषय होता है, और यह तूला विद्या सविकल्प ज्ञान से निवृत्त होती है। तूला विद्या और मूला विद्या में यही भेद है। ये प्रश्न हमने महाराज जी को अभी थोड़े दिन पहले उठाया था कि कारण जो अविद्या है वो है मूला विद्या, और कार्य विषयक अविद्या जो है वो रहेगी तूला विद्या। तो कार्य में सब आ जाता है। कार्य में घट भी आ जाएगा और कार्य में शुक्ति रजत भी आ जाएगी। मूल में अविद्या रजत विषय के आकार से और रजत ज्ञानाभासाकार से परिणाम को प्राप्त होती है,
यह बताकर तुला विद्या की प्रातिभाषिक रजत की उत्पादिका है और उस अविद्या की ही प्रक्रिया इस ढंग से बताई है। कांच एक नेत्र रोग है जिससे दृष्टि मंद होती है। उसी प्रकार कामला या ऐसे ही अन्य दोषों से जिसके नेत्र दूषित हुए हैं, ऐसा व्यक्ति जब सामने सीप जैसे चमकते पदार्थ को देखता है तब उससे उसके मन में यह इदम आकार की अंतःकरण वृत्ति पैदा होती है। सीप के चमकीलेपन के कारण यह इस अंतःकरण वृत्ति में वह चमकीलापन भी प्रतीत होता है। इस प्रकार देखने वाले व्यक्ति के सदोष चक्षुरेंद्रिय को सामने स्थित द्रव्य के साथ संयोग होकर इदम विषय के अवच्छिन्न हुआ चैतन्य प्रतिबिंब होता है। ये सरल है, मैंने सब बता दिया है आपको। उसके प्रतिबिंब होने पर वृत्ति बाहर निकलती है, तब प्रमेय प्रमाण प्रमात्र चैतन्य अभेद होने पर तड़ागुदक नाली के मार्ग से क्षेत्र में पहुंचकर क्षेत्राकार होता है। उसी दृष्टांत की जैसे यहाँ रजत विषयाकार में और रजत अज्ञानाकार में अविद्यावृत्ति परिणत होती है। तो यहाँ एक विषय मुख्य ये है कि अविद्या की एक वृत्ति होती है, जैसे अंतःकरण की वृत्ति होती है। ये कारण अवस्था में है, मतलब ये कारण शरीर में है अविद्या। आपने अविद्या को ही आकाश आदि प्रपंच का उपादान माना है, किंतु अब इस कवन से वचन से होना चाहिए, अब इस वचन से आपकी प्रतिज्ञा हानि होती है। इस शंका ऐसी शंका यदि कोई करे तो उसकी निवारणार्थ में तुला विद्या में प्रमात्र चैतन्याभिन्न विषय चैतन्य निष्ठ और सुक्तित्व प्रकार ये दो विशेषण जोड़े गए हैं। उससे चैतन्य मात्र आश्रित चिन्मात्र विषय और निर्विकल्प ज्ञान से निवर्त्य ऐसी मूला विद्या की निवृत्ति होती है। मतलब मूला विद्या की निवृत्ति होती है, मतलब मूला विद्या यहाँ नहीं गिनी जाती, केवल तुला विद्या को हम गिनते हैं। और आगे कल देखेंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम